तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस MPPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की जो 6 प्रश्न पत्र होते हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है सी राजगोपालाचारी। इसको हम 3 नंबर में लिखने का प्रयास करेंगे। सी राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। जैसे आज अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद राजनीति में राजगोपालाचारी को चाणक्य एवं राजाजी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक गवर्नर जनरल का पद होता था। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया और अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना उसमें इन्हें शिक्षा व कला मंत्री का पद भी मिला। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी की पॉइंट्स को मिला के हम अपने उत्तर निर्माण करेंगे। चाणक्य एवं राजाजी के नाम से प्रसिद्ध, भारत रत्न से सम्मानित एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जिन्हें अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा व कला मंत्री बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है जगजीवन राम। आइए देखते हैं इनके ऊपर कुछ की पॉइंट्स। एक स्वतंत्रता सेनानी थे व विख्यात राजनीतिज्ञ थे। नेहरू मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट में इन्हें श्रम व रक्षा मंत्री बनाया गया। इसके अलावा ये पहले दलित उप प्रधानमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, तो इन की पॉइंट्स के माध्यम से हम इस उत्तर को लिखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ जो पहली कैबिनेट में श्रम एवं रक्षा मंत्री बने एवं जिन्हें पहला दलित उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू। ये हैदराबाद रियासत से संबंधित थी। संविधान सभा में इन्हें स्थान मिला। संविधान सभा की सदस्य थीं, कवयित्री थीं एवं भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है दोस्तों, आइए इन पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल एक बार फिर से देखते हैं। हैदराबाद रियासत से संबंधित कवयित्री एवं संविधान सभा की महिला सदस्य जिन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू। ये उन महान राजनेताओं में से एक हैं। जब देश में लोग कुछ ही चुनिंदा नेताओं को जानते थे नाम से, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सर्वप्रथम है। पूरे देश की जनता सिर्फ इसी नाम को पहचानती थी और इसी
नाम के कारण कांग्रेस को वोट किया करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमारे संविधान सभा के इर्द गिर्द आते हैं। तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, यहाँ तक कि सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में इन्हीं का रहा। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं। एक समिति थी, संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष थे और फ्रीडम फाइटर तो हैं ही। ठीक है दोस्तों, तो इन पॉइंट्स के माध्यम से इस प्रश्न को कंक्लूड करेंगे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री एवं संविधान सभा के सदस्य जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हमारे भारतीय इतिहास में। इन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 564 अलग अलग रियासतें थीं, जिनके अलग अलग राजा थे। उनके अलग अलग संचार व्यवस्था, विदेशी निर्णय, सब कुछ, यानी 564 अलग अलग देश थे जिनको इकट्ठा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें एक गृह मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री भी थे और देशी रियासतों के एकीकरण में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने उत्तर को लिखेंगे लौह पुरुष के नाम से विख्यात नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री व भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे भारतीय संविधान में वे कौन से तत्व हैं जो एकात्मक हैं। यहाँ एकात्मक का मतलब है कि वे कौन से तत्व हैं जो केंद्र की तरफ झुके हुए हैं या केंद्र को मजबूत बनाते हैं और राज्य की स्वतंत्रता को छीनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे और उनको लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट एकल संविधान। हमारे देश में एक संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग संविधान है और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए अलग अलग संविधान हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एकल नागरिकता, सेम बात। हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी भारत देश की नागरिकता। यहाँ राज्यों की व केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद गवर्नर की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक प्रकार से इन्हें केंद्र का राज्यों में एजेंट कहा जाता है। यह तत्व भी केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इसके बाद आपात प्रावधान, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली जाती हैं और सारी शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित हो जाती हैं। राज्यों के सारी अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो इन चार पॉइंट्स को हम बताएंगे जो एकात्मकता को दर्शाते हैं हमारे संविधान में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है संविधान की विशालता। आप कैसे कहेंगे कि भारत विश्व का सबसे विशाल संविधान है? तो आइए कुछ आंकड़े देखते हैं, उनके आधार पर निर्णय करेंगे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, 22 पार्ट यानी 22 भाग,
व 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन आज कई संविधान संशोधन होने के बाद हमारे संविधान में 450 से अधिक आर्टिकल, 25 पार्ट यानी भाग व 12 अनुसूचियां यानी 12 अनुसूचियां हैं। इतनी सामग्री दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। हमारा अगला प्रश्न है, वे कौन से तत्व हैं जो हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्व दर्शाते हैं। इसे अर्ध संघात्मक भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, एकात्मक का मतलब होता है कि शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई हों और राज्य के अधिकारों को सीमित किया गया हो। और संघात्मक का मतलब होता है कि दोनों के बीच, केंद्र व राज्य के बीच एक सामंजस्य बनाया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों की उपस्थिति इन तत्वों के माध्यम से होती है। जैसे संविधान सर्वोच्च, हमारे यहाँ केंद्र या संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान ने केंद्र को भी अधिकार दिए हुए हैं और संविधान ने राज्यों के लिए भी अधिकार दिए हुए हैं। तो यह तत्व एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों को दर्शाता है। इसके बाद शक्ति विभाजन, केंद्र व राज्यों के बीच 8वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची के माध्यम से दोनों के अलग अलग अधिकार हैं, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। इसके बाद राज्य में पृथक सरकारें हैं। राज्य अपनी सरकार के माध्यम से शासन चलाते हैं और केंद्र की अलग सरकार होती है जो पूरे देश पर शासन चलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो राष्ट्रीय महत्व के या कहें संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित प्रावधान हैं, उनको संशोधित करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ भी हमें राज्यों के महत्व की भूमिका दिखाई देती है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह न केंद्र के अधीन है न राज्यों के अधीन है। जब केंद्र व राज्य दोनों में विवाद होता है तो इस स्थिति में न्यायपालिका जो उचित निर्णय है उसको सुनाती है, वह केंद्र व राज्यों के लिए मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उपस्थित महिला सदस्यों में से किन्हीं की 5 के नाम लिखिए। वैसे आपको बता दूं, हमारी संविधान सभा में 15 महिलाएं उपस्थित थीं, जिनमें से 5 के नाम इस प्रकार हैं। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, कमला चौधरी और 5वीं हैं विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा से सीधा पूछा जा सकता है कि किन्हीं 3 महिलाओं के नाम लिखिए या 5 महिलाओं के नाम लिखिए, तो आप सिंपली पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।